से प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक बेहद खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ही रात में तीन दोस्तों का एक ही कमरे में बेरहमी से कत्ल होता है। और कत्ल इतनी बेरहमी से होता है कि उनकी लाश अगले दिन एक जगह पड़ती है बागपत मेरठ बॉर्डर पर। भालूदी नदी पर तीनों की लाश मिलती है। लाश के कई टुकड़े रहते हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल में जब जुटती है तो एक महिला को गिरफ्तार करती है। और जो कहानी महिला सुनाती है उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। अब मामला कई सालों तक केस चलता कोर्ट में और अंततः कोर्ट ने उसमें 8 आरोपी रहते हैं, 8 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन 2 पहले ही मर चुके थे और 6 को उम्र कैद हो जाती है। और जब जज साहब सज़ा सुना रहे थे तो जो मेन महिला रहती है, महिला जब सुनती है कि उसे उम्र कैद हो गई है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है और जज साहब के सामने माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन कहते हैं अपराध तो अपराध होता है, जब करते वक्त नहीं सोचा तो फिर सज़ा तो मिलनी ही है। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। आखिर ऐसा उस महिला ने क्या किया था कि उसे उम्र कैद हो गई और वह फूट फूट कर जज साहब के सामने रोने लगी। उत्तर प्रदेश मेरठ की रहने वाली शीबा सरोही बेहद ही सुंदर, हसीन, खूबसूरती की धनी। उसके जो माता जी रहती हैं वो एक कॉलेज में प्रिंसिपल रहती, पिता आर्मी में कर्नल रहते। जब वो बड़ी होती है तो उसके माता पिता उसका निकाह एक कैप्टन के साथ कर देते हैं। अब वो दुबई चली जाती है। दुबई जाने के बाद कई साल दुबई में रहती, लेकिन अब अपने पति के साथ 2 से 3 साल गुजारने के बाद भी उस शीबा सरोही को कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता। अक्सर होकर वह भारत आता ही जाती थी। अब कई साल बाद जब बच्चे नहीं होते हैं तो भारत वापस लौटती है। दुबई से जब भारत आती है तो मेरठ के कॉलेज के पास एक कमरे में रहने लगती है। अब इस दौरान मेरठ कॉलेज के 3 लड़के, जिनका नाम रहता है सुनील, पुनीत और सुधीर, तीनों से उसकी मुलाकात होती है। और जब मुलाकात होती है तो अब दोस्ती बढ़ जाती है मुलाकात के दौरान, और तीनों की गहरी दोस्ती हो जाती है शीबा सिरोही से। अब तीनों ही शीबा सिरोही को प्यार करने लगते हैं, चाहने लगते हैं। उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाते हैं तीनों ही दोस्त। और इधर तीनों से शीबा सिरोही भी मोहब्बत करने लगती। तीनों लड़कों से मोहब्बत करती, समय बीतता गया और इधर तीनों लड़के उसके कमरे पर आते जाते। अब एक दिन शीबा सरोही सुनील ढाका से बेहद मोहब्बत करने लगती है। सुनील ढाका उसके साथ संबंध बनाने लगता है। उधर उसके जो दोनों साथी रहते वह भी बारी बारी से अलग अलग दिनों उससे मिलते शीबा सरोही से और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते। तीनों के साथ संबंधों का दौर जारी रहा, समय बीतता गया। अब इस दौरान शीबा सरोही की मुलाकात होती है एक मीट कारोबारी इजलाल से। इजलाल मेरठ का सबसे बड़ा मीट कारोबारी रहता है। मैं बात कर रहा हूँ साल 2008 की। अब जब मुलाकात होती है इजलाल से, इजलाल का जो रहन सहन रहता वो करोड़पति जैसा रहता, काफ़ी पैसे वाला रहता। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, अक्सर कर नई नई गाड़ियाँ खरीदता था, बेचता था। और रहन सहन ऐश अयासी उसकी चरम पर थी। अब यह देखकर जो लड़की रहती शीबा उसकी दिन उसके दुकान पर जाती है। दुकान पर जाती है तो उससे मुलाकात होती है। और जब मुलाकात होती है, उसका रहन सहन देखती है तो उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। और इधर इजलाल भी उस शीबा सरोही को बेहद मोहब्बत करने लगा था, बेहद चाहने लगा था। अक्सर कर अब उसके घर भी आने जाने लगता है, उसके साथ बातचीत करने लगता है। लेकिन इजलाल की जो मोहब्बत थी एक तरफा थी। इधर शीबा उसे मोहब्बत नहीं करती थी। शीबा उन्हीं तीनों अपने प्रेमियों के साथ खुश थी, जो सुनील और पुनीत सुधीर, तीनों के साथ अपने संबंधों में खुश थी। लेकिन इधर अब कमरे पर इजलाल अक्सर आता जाता था और तीनों लड़के भी आते जाते थे। एक दिन इजलाल जब कमरे पर आता है तो तीनों लड़के भी कमरे पर आते हैं। अब तीनों लड़कों से इजलाल की दोस्ती होती है। लड़की बताती है कि ये मेरे भाईजान इजलाल हैं, बहुत बड़े मीट कारोबारी हैं। और इधर
जो तीनों लड़के रहते उनकी भी दोस्ती होती और दोस्ती अब काफ़ी गहरी हो जाती है। अब अक्सर कर जब चारों मिलते तो होटलों में बैठकर मीट चिकन और शराब की पार्टी करते हैं। अब पार्टी का दौर जारी हो चुका था और इधर इजलाल उस लड़की से शिवा से बेहद मोहब्बत करता था। उसके लिए गाड़ी वगैरह पैसे वगैरह भी दिया करता था और उसे लगता था कि इजलाल को कि शिवा भी उसे बेहद मोहब्बत करती है। इजलाल उसके मोहब्बत में बेहद पागल हो चुका था और इधर शिवा उसे ऐसा जताती थी कि वो उसे बेहद मोहब्बत करती है, लेकिन उससे दूरी बनाकर रखती थी। फ़ोन पर कई घंटों तक बातें करती। समय बीतता गया। अब इधर एक दिन वह अपने माता पिता के घर जाती है और घर जाने के बाद करीब महीनों बाद जब आती है तो फिर से तीनों लड़के अब उसे फ़ोन कर कमरे पर बुलाते हैं और कमरे पर उसके साथ समय व्यतीत करते हैं। अब इस दौरान जो तीनों दोस्त थे अब इजलाल से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। तो इजलाल के साथ जब तीनों दोस्त मिलते तो अदर इजलाल से शिवा काफ़ी पैसे वगैरह लेती थी। खर्च वगैरह भी शिवा का इजलाल चलाता भी था। रहन सहन देखकर वो उससे दोस्ती कर बैठी थी। लेकिन साथियों समय के साथ साथ इजलाल और भी मोहब्बत करने लगता है। अब वो उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन शिवा उसे मना कर देती। शिवा अक्सर कर समय मांगती थी। शिवा यह अच्छी तरह से जानती थी कि इजलाल उसे बहुत मोहब्बत करता है और मोहब्बत सिर्फ इजलाल करता था। शिवा सिर्फ पैसों के लिए उससे जुड़ी रही। अपनी हाफ डाफ के चक्कर में, भौकाल के चक्कर में अपनी दोस्ती बना कर रखी। अक्सर उसके साथ गाड़ियों से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमती थी, आती जाती थी। अब इधर समय जब बीतता गया तो तीनों लड़के अब शिवा के साथ आए दिन संबंध बनाने की कोशिश करते, मिलते जुलते। अब तीनों जब इजलाल के पास जाते, मिलते जुलते तो शिवा घबरा जाती है। शिवा को लगता है कि कहीं तीनों की हकीकत, तीनों दोस्तों से जो उसका प्यार है, तीनों जो साथी हैं सुनील, पुनीत और सुधीर, कहीं यह हकीकत इजलाल को ना पता चल जाए, वरना इजलाल पैसे देना भी बंद कर देगा, उसे घुमाना फिराना भी बंद कर देगा। अब इधर वो परेशान होने लगती है। अक्सर कर उसके इजलाल की दुकान पर, शॉप पर तीनों जाते, मिलते, पार्टी करते। अब यह सब जब शिवा को पता चलता है, शिवा घबराने लगती है कि कहीं उसका पोल न खुल जाए। फिर इजलाल को लगेगा कि वह धोखा दे रही है। फिर एक रात वह इजलाल को अपने कमरे पर बुलाती है। जब अपने कमरे पर इजलाल को बुलाती है तो इजलाल के साथ घंटों तक समय व्यतीत करती। इजलाल से उसके तीनों दोस्तों से बातचीत करती है कि आखिर वो उससे क्या बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करती है। लेकिन इजलाल को कुछ पता नहीं था। इजलाल कहता कि तीनों तुम्हारे दोस्त काफ़ी अच्छे हैं और अक्सर कर हमारी पार्टी वगैरह होती है, कोई बातचीत नहीं होती है। लेकिन इधर समय गुजरता गया। एक दिन जो पुनीत रहता है वह उसके साथ उसके घर जाता है। घर जाने के बाद उससे बातचीत करता है और वो कहता है कि देखो तुम इजलाल के साथ भी घूमती हो, काफ़ी करीब आ रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम तीनों को तुम धोखा दे दो। और तीनों जानते थे कि वह इजलाल के साथ घूमती है और उससे पैसे वगैरह भी लेती है। लेकिन जो तीनों थे, तीनों को पता था कि तीनों ही उस लड़की को मोहब्बत करते हैं और आए दिन उस लड़की के साथ संबंधों में बने रहते हैं। अब इधर तीनों को शक होता है कि कहीं वह इजलाल से बता देगी तो कहीं इजलाल उनसे दोस्ती ना खत्म कर ले, क्योंकि काफ़ी पैसा उनके ऊपर खर्च करता था। और इधर शिवा डर रही थी कि कहीं तीनों दोस्त इजलाल को ना बता दें उनके संबंधों के बारे में। अब इधर एक दिन इजलाल को वह कमरे पर बुलाती है। कमरे पर बुलाने के बाद इजलाल से कहती है कि वह उसे बेहद मोहब्बत करती है। अब इजलाल जैसे ही यह बात सुनता है वो उसे बेहद मोहब्बत करती है, वो और भी उसके लिए पागल हो जाता है, कुछ भी किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। इजलाल को शिवा बताती है कि जो उसके तीनों दोस्त हैं वह इजलाल के बारे में उसे भड़काते हैं और वह तीनों दोस्त उसके पीछे पड़े हुए हैं और वह चाहते हैं कि वह उसके साथ संबंधों में बनी रहे, संबंध बनाए, उसके साथ छेड़खानी करना, अश्लील हरकतें करते हैं। वह मना करने की कोशिश करती लेकिन तीनों मानने को तैयार नहीं हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। और इजलाल जब यह सुनता है कि उसकी प्रेमिका के साथ गैर व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है तो पागल हो जाता है। अब एक दिन साथियों वह अपने घर पर, यानी कि समय रहता है रात 8 बज रहे थे, 22 मई साल 2008, वह तीनों दोस्तों को फ़ोन करता है और अपने कमरे पर बुलाता है।
कमरे पे बुलाने के बाद चिकन की पार्टी होती है, शराब की पार्टी होती है। चिकन शराब खाते पीते करीब रात 10 से 11 बज जाते हैं। रात 10 से 11 बज जाते हैं। उसके बाद अब तीनों दोस्त सोने के लिए वहीं उसी के कमरे पर चले जाते हैं। और इधर जो इजलाल रहता है वो अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को फ़ोन करता है। करीब 6 से 7 लोग आते हैं और आने के बाद सारी हकीकत उसे बताता है। और काफ़ी पैसे वाला रहता है और उसके बुलाने पे लोग आ भी जाते और कुछ बदमाश टाइप के लोगों को भी बुलाता है। करीब 6 से 7 लोग मिल जाते हैं। मिलने के बाद अब सो रहे तीनों व्यक्तियों को, सुनील, पुनीत और सुधीर को, वह पिस्टल निकालता है और पिस्टल से एक एक गोली तीनों को मारता है और तीनों की मौत हो जाती है। वह छटपटाते, चीखते, चिल्लाते, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। फिर उसके बाद कई गोली मारता है ताकि यह कन्फर्म हो जाए कि तीनों की मौत हो चुकी है। और जब तीनों की मौत हो जाती है साथियों, तो अब शराब के नशे में, गुस्से में उसके 2-3 साथी और वह मिलकर, एक खुद उसके चाचा का लड़का वसीम रिजवान मिलकर और उसके कई साथी महाराज वगैरह मिलकर तलवार लाते हैं और तलवार से पूरी रात 4-5 घंटों तक तीनों लाशों के टुकड़े करते हैं। टुकड़े कर तीनों लाशों को बोरी में भरते हैं। तब तक सुबह हो जाती है, भोर करीब सुबह 5 बजने लगते हैं। अब लोग टहलने लगते हैं। अब तीनों बोरियों को ले जाकर वह सड़क के किनारे फेंक देते हैं। तभी कुछ लोग देखते हैं कि बोरी पर खून लगा हुआ है और पास के ही मकान से कोई व्यक्ति आया है, फेंक कर गया है। अब वह चीखने लगते, चिल्लाने लगते, लोगों को बताने लगते हैं। अब यह देखकर जो वसीम रिजवान होता है और इजलाल डर जाते हैं कि कहीं पोल ना खुल जाए। वो फौरन ही कार स्टार्ट करते हैं और तीनों बोरियों को कार में रखते हैं और वहाँ से लेकर निकल जाते हैं बागपत की तरफ। और बागपत की तरफ जब जाते हैं तो बागपत मेरठ बॉर्डर पर एक नदी पड़ती है, बालौदी नदी। बालौदी नदी से कुछ दूर पहले ही गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है। और जब गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है साथियों, तो अब जो 5-6 दोस्त रहते हैं वो घबराने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। अब उसी नदी के पास उस तीनों ही बोरियों को फेंक कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब 23 मई की सुबह एक मछुआरा जब वहाँ से गुजरता है तो देखता है कि पुल के पास नीचे 3-3 बोरियां पड़ी हुई हैं नदी के पास। जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है बोरियों पे काफ़ी खून लगा हुआ है। वह देखकर समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ से भागता हुआ जाता है, पुलिस को खबर करता है। मौका वारदात पर जब मेरठ की पुलिस पहुँचती है तो मेरठ की जब पुलिस वहाँ पहुँचती है गुदड़ी बाजार की, तो वो जाकर देखती है कि बोरे को खोलती है। जब बोरे को खोलती हुई देखती है कि 3 सर कटे हुए लाशें, सिर। अब उसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि 3-3 बोरियां और तीनों बोरियों में लाश के कई टुकड़े। अब देखते देखते फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, जांच वगैरह करती है, भीड़ लग जाती है और मामला शहर तक फैल जाता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाती है। 3 सर कटी हुई लाशें कई टुकड़ों में, बोरियों में मिली हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करती है तो शिनाख्त होती है तीनों की। सुनील ढाका 25 वर्ष, पुतिन गिरी 27 वर्ष, सुधीर 26 वर्ष। तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त रहते, जिसमें सुनील मेरठ, पुतिन गिरी और सुधीर जो है बागपत के रहने वाले होते हैं। तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और तीनों की जब लाश मिलती है तो उनके घर वालों को सूचना दी जाती है। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है कि आखिर इसका कत्ल क्यों किया गया, किसने इतनी बेरहमी से मारा होगा। अब पुलिस जब जांच पड़ताल करती है उनके उठने बैठने की जगह, कि कहाँ ये आते थे, कहाँ जाते थे, कॉलेज में लोगों से पूछताछ होती है, आसपास लोगों से बातचीत होती है, तो कहीं से पुलिस को क्लू मिलता है कि ये अक्सर कर एक लड़की से मिलते थे, उसी के साथ घूमते थे और बातचीत करते थे। अब पुलिस उनके मोबाइल नंबर को निकालती है, कॉल डिटेल्स निकालती है। जब कॉल डिटेल्स निकालती है तो पुलिस को पता चलता है कि तीनों ही एक लड़की से ही बातें करते थे। अब उस लड़की को पुलिस गिरफ्तार करती है। पुलिस जब उस लड़की शिवा को गिरफ्तार करती है तो उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करती है तो शिवा पहले तो इधर उधर की बातें करती, लेकिन पुलिस जब बेरहमी से पूछताछ करती है तो वह टूट जाती है और फिर बताती है कि उसका एक दोस्त जो कि इजलाल मीट कारोबारी है, वो उसे बेहद पसंद करता है, उसके ऊपर पैसे खर्च करता था और वो उससे मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था। लेकिन शिवा उसे नहीं पसंद करती थी। शिवा को मीट कारोबारी बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक सेना में कर्नल की बेटी और
प्रिंसिपल की बेटी थी, तो वो साफ सुथरे व्यक्ति के साथ रहना चाहती थी, प्रोफेशनल व्यक्ति के साथ रहना चाहती थी। अब उधर उसका पति भी कैप्टन था, वह भी छूट जाता है। और जब शिवा बताती है कि तीनों के लिए मैंने इजलाल से बात की थी, मीट कारोबारी से, और मैंने कहा था कि तीनों मुझे परेशान करते हैं, मेरे साथ संबंध बनाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। तो इजलाल मुझसे इतनी मोहब्बत करता था कि उसने इन तीनों को अपने कमरे पर बुलाकर तीनों को बेरहमी से मार डाला। अब इधर पुलिस इजलाल को गिरफ्तार करती है, उसके कई साथी फरार हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके 8 आरोपी, जिसमें इजलाल और उसका एक भाई और उसके बाकी के दोस्त 7 लोग और शिवा, सभी को पुलिस गिरफ्तार करती है। इजलाल से पूछताछ करती है पुलिस, तो इजलाल कहता है कि मेरे प्रेमिका के साथ ये तीनों बेरहमी से पेश आते थे, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे, अश्लील हरकतें करते थे, परेशान करते थे, इसलिए मैंने तीनों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें कई मटन चिकन काटने वाले भी, कसाई भी रहते। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। इधर लाश का पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को घर वालों को सौंप दिया जाता है। अब चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, लोग इस कहानी को सुनकर हैरान रह जाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से जब लोग सुनते हैं तो हैरान रहते हैं। अब इधर मामला कोर्ट में चलने लगता है, कई साल गुजर जाते हैं, धीरे धीरे 16 साल हो जाते हैं मामले को, घर वाले केस लड़ते रहे। साल 2024 अगस्त का महीना 5 अगस्त को कोर्ट ने सज़ा सुनाई। 8 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जिसमें से 2 आरोपी पहले ही मर चुके हैं, बाकी 6 में एक शिवा, इजलाल और उसके कई साथी। अब शिवा जैसे ही उसे कोर्ट सज़ा सुनाती है कि उसे उम्र कैद होगी, इन जितने भी आरोपी हैं उम्र कैद होगी, तो शिवा चीख चीख कर रोने लगती है, हाथ जोड़ने लगती है कि साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा क्या होगा। कोर्ट कहती है जब करने से पहले तुमने नहीं सोचा तो सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है, और कोई नॉर्मल तुम लोगों ने अपराध नहीं किया है। एक 3-3 परिवार के 3-3 बेटों को तुमने मार डाला है, 3-3 लोगों के परिवार, बच्चों की ज़िंदगी खत्म कर दी है। अब कोर्ट 6 को, यानी कि 2 तो मर चुके थे, 6 को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। अब 6 जेल चले जाते हैं। इधर इजलाल को कोई कम नहीं रहता। इजलाल से बातचीत होती तो इजलाल कहता कि जब से केस फाइल हुआ है, जो मेरी प्रेमिका है शिवा ने कभी उससे मिलने की कोशिश भी नहीं की। शिवा अलग जेल में थी और ना कभी बात करने की कोशिश की, बीच में छूट कर भी आए थे, लेकिन कभी मिलने की कोशिश नहीं की। इजलाल शिवा से मिलना चाहता था, लेकिन शिवा साफ मना कर देती कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती है और वो उससे मिलना नहीं चाहती है। शिवा को ये पता नहीं था कि सिर्फ इजलाल को उकसाने के जुर्म में उसे भी उम्र कैद हो सकती है, लेकिन शिवा को जब उम्र कैद होती है तो शिवा फूट फूट कर रोती है। तो साथियों, कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। एक अय्यासी के चक्कर में, पैसे रुपए के चक्कर में शिवा ने एक ऐसा जाल बुना जिसमें 3 नहीं बल्कि 12 लोग बर्बाद हो गए। एक शिवा और उसका दोस्त इजलाल और उसके साथी, 3 उसके प्रेमी, सभी का घर तबाह हो गया। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यार परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।